हमारा आज का जो टॉपिक है वो यूरिनरी सिस्टम के बारे में होगा कि ह्यूमंस में यूरिनरी सिस्टम कैसे काम करता है और कैसे एक्सक्रीशन होती है। सबसे पहले हमें इसकी एनाटमी के बारे में पता होना चाहिए कि यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं या इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो सबसे बेसिक ऑर्गन जो आ जाता है वो किडनीज़ हैं, जिनके बगैर एक्सक्रीशन पॉसिबल नहीं है। किडनी जो है यूरिन को जहाँ से बाहर की तरफ निकाल रही होती है, इसको हम रेनल पेल्विस का नाम देते हैं। और रेनल पेल्विस यूरिन को एक ट्यूब के अंदर ड्रेन कर देता है, जिसको हम यूरेटर कहते हैं। दोनों यूरेटर जो होते हैं ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में यूरिन को ड्रेन कर देते हैं, जहाँ पे कुछ अरसे के लिए यूरिन को स्टोर किया जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर जो है अल्टीमेटली यूरिन को एक्सक्रीट करवा देता है यूरेथ्रा के ज़रिए से। यूरिनरी ब्लैडर जो है जब ये फिल हो जाता है तो यूरिन को एक्सक्रीट करवा देता है एक पोर के ज़रिए से, जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं। यूरेथ्रा जो है ये फीमेल्स में वेजाइना के पास, जबकि मेल्स में पीनस के अंदर पाया जाता है। पेयर ऑफ किडनीज जो हैं इनके पास मिलियंस ऑफ फंक्शनल यूनिट होते हैं, जिनको हम किस चीज़ का नाम देते हैं, नेफ्रॉन का नाम दिया जाता है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर में आप नेफ्रॉन को देख सकते हैं। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स जो हैं वो इकट्ठे होते हैं और मिलके वो किडनी को क्रिएट करते हैं। बेसिकली यही फंक्शनल यूनिट है। और अगर हमें ये पता चल जाए कि एक नेफ्रॉन कैसे काम करता है, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि किडनी कैसे काम करती है। नेफ्रॉन जो है इसके पास एक्सटेंसिव ब्लड सप्लाई होती है एक आर्टरी के ज़रिए से, जिसको हम रेनल आर्टरी कहते हैं। और जो ब्लड है उसको किडनी से बाहर निकाल लिया जाता है एक वेन के ज़रिए से, जिसको हम रेनल वेन का नाम देते हैं। यहाँ पे डायग्राम में हम रेनल आर्टरी, जिसको हम RA के नाम से लिख देते हैं, और रेनल वेन, जिसको हम RV कह लेते हैं, दोनों को दिखाया गया है। हमारे पास इस चीज़ का एविडेंस क्या है कि किडनी जो है वो ब्लड को क्लीन करती है। तो इसका सबसे पहला जो हमारे पास एविडेंस है वो ये है कि किडनी जो है उसका अगर वेट देखा जाए तो वो बॉडी वेट का सिर्फ 1% होती है, जबकि अगर इसकी ब्लड सप्लाई को देखा जाए तो हर हार्ट बीट के रिजल्ट में 20% जो ब्लड होता है वो किडनी को दे दिया जाता है। तो यहीं से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया गया कि किडनी जो है जब जिसका वेट सिर्फ 1% है, उसको 20% ब्लड सप्लाई क्यों जा रही है। ये इसलिए दी जा रही होती है क्योंकि हमारी किडनीज ने पूरी बॉडी के ब्लड को क्लीन करना होता है और उससे वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करवाना होता है। अगर हम किडनी की एनाटमी के बारे में जिक्र करें तो सबसे पहले किडनी के बाहर एक हार्ड शेल मौजूद होता है, जिसको हम कैप्सूल का नाम देते हैं। उसके बाद इसके दो रीजन्स जो हैं इसके पास पाए जाते हैं। जो आउटर रीजन जो लाइट रीजन है, इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, जबकि इनर डार्क रीजन जो होता है इसको मेडुला का नाम दिया जाता है। देन ये जो सेक्शन होता है सारा, इस सेक्शन को रेनल साइनस का नाम दिया जाता है। रेनल साइनस में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ये जो हमारे पास हिस्सा है इसको हम हाइलस कहते हैं। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ये रेनल आर्टरी है और ये हमारे पास रेनल वेन है। इसके अलावा किडनी के अंदर अगर आप इस हिस्से को देखें तो इस पोर्शन को हम माइनर कैलेक्स का नाम देते हैं। इसको माइनर कैलेक्स कहा जाता है। माइनर कैलेक्स जब आपस में मिलते हैं तो ये जो हमारे पास पोर्शन है वो क्या बना देते हैं, वो मिलके मेजर कैलेक्स बना देते हैं। इनकी अगर अमाउंट की बात की जाए तो हमारी किडनी के अंदर माइनर कैलेक्स की अमाउंट 8 होती है, जबकि मेजर कैलेक्स जो हैं ये 2 या 3 हो सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो किडनी का स्ट्रक्चर है सारा वो कंप्लीट हो जाता है और हमने देखा कि किडनी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। देन हमारे पास नेफ्रॉन की टाइप्स आ जाती हैं। नेफ्रॉन जो है अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो ऊपर वाला रीजन है ये हमारे पास कॉर्टेक्स है, जबकि नीचे वाला जो रीजन है ये हमारे पास
मेडुला है। यहाँ पे आप एक चीज़ को देख सकते हैं कि जो बेसिक ऊपर वाला सेक्शन है, यानी कि ये वाला सेक्शन जिसके पास बोमेंस कैप्सूल होता है, ये हमेशा कहाँ पे मौजूद होगा? ये कॉर्टेक्स में ही मौजूद होगा। जबकि जो लूप ऑफ हेनले है इसका कुछ हिस्सा कॉर्टेक्स में होगा और कुछ हिस्सा मेडुला में होगा। ऐसे नेफ्रॉन जिनका ज़्यादा पोर्शन कॉर्टेक्स में मौजूद होता है उनको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन का नाम देते हैं, जबकि ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका ज़्यादातर हिस्सा मेडुला में मौजूद होता है इनको हम जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का नाम देते हैं। तो इस तरह से लोकेशन के एतबार से नेफ्रॉन्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। ऐसे नेफ्रॉन जिनका ज़्यादातर हिस्सा कॉर्टेक्स के अंदर मौजूद है उनको कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहा जाता है, जबकि ऐसे नेफ्रॉन्स जिनका ज़्यादातर हिस्सा मेडुला के अंदर मौजूद है उनको जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का नाम दिया जाता है। वेस्कुलर सिस्टम, नेफ्रॉन के अगर हम वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो हमारे पास ऐसी आर्टरीज जो अंदर की तरफ जा रही होती हैं उनको हम एफरेंट आर्ट्रियोल्स का नाम देते हैं, और यहाँ पे जो है वो आप एफरेंट आर्ट्रियोल देख सकते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल्स अंदर जाती हैं और अंदर जाके बोमेंस कैप्सूल के अंदर एक क्लस्टर सा बना देती हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। तो ये वाला जो हमारे पास हिस्सा होगा ये क्या है? ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है। और देन अगेन जो आर्ट्रियोल्स हैं वो बाहर की तरफ निकलती हैं और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम इफरेंट आर्ट्रियोल्स का नाम देते हैं। जो अंदर जाने वाली आर्ट्रियोल्स हैं उनको एफरेंट आर्ट्रियोल्स का नाम दिया, जबकि बाहर आने वाली जो आर्ट्रियोल्स हैं इनको हमने इफरेंट आर्ट्रियोल्स का नाम दिया। इफरेंट आर्ट्रियोल्स जब बाहर निकलती हैं तो बाहर निकलने के बाद वो पूरे नेफ्रॉन के गिर्द एक कैपिलरीज का नेटवर्क बना देती हैं जिनको हम पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज का नाम देते हैं। नॉर्मली जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के गिर्द ही मौजूद होती हैं, जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन जो होते हैं उनमें जो लूप ऑफ हेनले होती है उसके गिर्द भी कैपिलरीज का नेटवर्क, एक इजाफी नेटवर्क जो है वो मौजूद होता है जिसको हम वेजा रेक्टा का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती हैं और वेजा रेक्टा क्या होते हैं। पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं उनमें जो कैपिलरी का नेटवर्क है वो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की हद तक ही रहता है। अगर हम इस नेफ्रॉन को जो है वो थोड़ा सा डिवाइड कर लें तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंदर जो कैपिलरीज मौजूद होंगी वो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होंगी, जबकि जो नीचे वाला सेक्शन है इसके अंदर जो कैपिलरीज मौजूद होंगी इनको हम वेजा रेक्टा का नाम देते हैं। और वेजा रेक्टा जो है ये जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में पाई जाती हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये मौजूद नहीं होती हैं। इनका जो रोल है वो बेसिकली कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने से ये ताल्लुक़ रखती हैं, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। देन हमारे पास ट्यूबुलर सिस्टम आ जाता है, और अगर हम ट्यूबुलर सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले जो, जैसा कि हम जानते हैं ये स्ट्रक्चर कौन सा है, हमारे पास ग्लोमेरुलस है। ग्लोमेरुलस को एक कैप्सूल के ज़रिए से एनवेलप किया गया है जिसको हमने किस चीज़ का नाम दिया, जिसको हमने बोमेंस कैप्सूल का नाम दिया। बोमेंस कैप्सूल जो होता है ये जब आगे जाता है तो ये पहली कन्वर्जन बनाता है, और ये जो कन्वर्जन होती है इसको हम किस चीज़ का नाम देते हैं? इसको हम प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का नाम देते हैं, या फिर इनको पीसीटी भी कहा जाता है। देन ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये नीचे की तरफ जाता है और एक यू शेप स्ट्रक्चर बना देता है। ये जो यू शेप स्ट्रक्चर बनती है इसको हम लूप ऑफ हेनले का नाम देते हैं, और ये दो तरह की होती है। जो नीचे की तरफ आ रही है इसको डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले कहा जाता है, जबकि जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का नाम दिया जाता है। ये लूप ऑफ हेनले नीचे आती है और उसके बाद यू की शेप बनाते हुए दोबारा ऊपर की तरफ चली जाती है और फिर दोबारा से कन्वर्जन बनाती है।
ये जो कन्वर्जन्स हैं ये क्योंकि ग्लोमेरुलस से दूर हैं इसलिए इनको नाम दिया जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का, या फिर इनको डीसीटी भी कहा जाता है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आगे चलकर एक डक्ट बनाता है जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं। यहाँ पे एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि हर नेफ्रॉन के पास अपनी अलग से कलेक्टिंग डक्ट मौजूद नहीं होती है। यहाँ पे एक बात क्लियर कर लीजिए कि हर नेफ्रॉन के पास अपनी अलग से कलेक्टिंग डक्ट मौजूद नहीं होती है, बल्कि बहुत सारे नेफ्रॉन मिलकर एक कलेक्टिंग डक्ट को शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको दो ओपनिंग्स नज़र आ रही हैं, ये भी यहाँ पर भी किसी नेफ्रॉन का कनेक्शन मौजूद होगा और यहाँ पर भी किसी नेफ्रॉन का कनेक्शन मौजूद होगा, और इन तीनों नेफ्रॉन्स के लिए ये एक ही कलेक्टिंग डक्ट मौजूद है। तो यहाँ तक जो है वो आपको समझ आ चुकी होगी कि नेफ्रॉन जो है उसके पास बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और उसकी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से मौजूद है। अब अगर हम नेफ्रॉन के काम को देखें तो उसमें हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप आ जाता है वो फिल्ट्रेशन का है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफरेंट आर्ट्रियोल मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास इफरेंट आर्ट्रियोल मौजूद है। इस आर्ट्रियोल के ज़रिए से जब ब्लड को अंदर भेजा जाता है, किस जगह पे, ग्लोमेरुलस में, तो इस जगह पे ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, और इस हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ये जो हमारे पास यू शेप कैप्सूल मौजूद है जिसको हमने किसका नाम दिया, बोमेंस कैप्सूल का नाम दिया। यहाँ पे ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और ये जो वॉल्स होती हैं ये पोरस होती हैं। इन वॉल्स के पोरस होने की वजह से जो ब्लड के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं वो तमाम कंपोनेंट्स कहाँ पे चले जाते हैं, वो बोमेंस कैप्सूल को पास ऑन कर दिए जाते हैं। हमारी ब्लड वेजल से तमाम चीज़ें जो होती हैं वो बोमेंस कैप्सूल में चली जाती हैं और इसको हम फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। यहाँ पे ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर मौजूद होता है इसको फिल्ट्रेशन प्रेशर कहा जाता है, और बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है इसको हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट कहते हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट जो होता है इसके पास तमाम यूजफुल मटेरियल्स भी मौजूद होते हैं, और वो मटेरियल्स भी मौजूद होते हैं जो कि हमारे लिए वेस्ट मटेरियल हैं और जिनको हमने बॉडी से रिमूव करना है। यहाँ से तमाम चीज़ें जो होती हैं वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के पास चली जाती हैं, सिवाय चंद चीज़ों के, और वो चंद चीज़ें कौन सी हैं जो इसके अंदर ही रह जाती हैं, वो हैं हमारे आरबीसीज और कुछ लार्ज प्रोटीन्स जो होती हैं वो यहाँ पे रह जाती हैं। बाकी तमाम चीज़ें जो होती हैं वो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का हिस्सा बन जाती हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट जो है, कितना फिल्ट्रेट क्रिएट किया जाता है, तो एक दिन के अंदर 180 लीटर जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो तकरीबन बनाया जाता है। इसको हम GFRB कहते हैं। तो यहाँ तक हमारा पहला स्टेप जिसका नाम फिल्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें क्या हुआ कि एफरेंट आर्ट्रियोल्स के ज़रिए से जो ब्लड ग्लोमेरुलस में आया, ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से और सरफेस पोरस होने की वजह से उसमें से जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो निकल के कहाँ पे चली गई, बोमेंस कैप्सूल में चली गई। और क्योंकि ये फिल्ट्रेशन के रिजल्ट में ऐसा हुआ है इसलिए जो हमारे पास बोमेंस कैप्सूल के अंदर जो फ्लूइड आएगा इसको हमने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट का नाम दिया। और इसका अगर रेट देखें, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अगर हम देखें तो तकरीबन 180 लीटर जो फ्लूइड है एक दिन के अंदर ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट होके बोमेंस कैप्सूल में आता है। हमारे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर वो तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, और वो तमाम चीज़ें भी मौजूद होती हैं जिनको बॉडी से हमने वेस्ट करना है। हमारी ब्लड वेजल्स में आरबीसीज और कुछ लार्ज प्रोटीन्स बच जाती हैं, बाकी तमाम चीज़ें ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। सेकेंड स्टेप जो हमारे पास आ जाता है वो रीअब्जॉर्प्शन का है। जैसे ही बोमेंस कैप्सूल से आगे ब्लड को पास किया जाता है के पास जो यूजफुल मटेरियल्स होते हैं उनको वापस बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब करवा लिया जाता है। यहाँ पे आपने इस चीज़ को जहन में रखना है कि वो तमाम चीज़ें जो इस ट्यूबुलर सिस्टम में मौजूद हैं वो बॉडी से बाहर जा रही हैं,
और वो तमाम चीज़ें जिनको हम इनसे बाहर निकाल लेंगे यानी कि रीअब्सॉर्ब करवा लेंगे वो हमारी बॉडी में वापस आ रही हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो हमारे लिए यूज़फुल हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको बॉडी के अंदर वापस ले आएंगे, जबकि वो तमाम चीज़ें जो वेस्ट मटेरियल हैं उनको हम क्या करेंगे, बॉडी से बाहर रिमूव करवा देंगे और वो इसी ट्यूबुलर सिस्टम के अंदर रहेंगी। रीअब्सॉर्प्शन जो है वो दो तरह से की जा सकती है, एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन किन चीज़ों की होती है? एक्टिव रीअब्सॉर्प्शन सोडियम की, कैल्शियम, पोटासियम, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, यूरिक एसिड और बाइकार्बोनेट्स, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं इनकी रीअब्सॉर्प्शन एक्टिवली करवाई जाती है। जबकि पैसिव रीअब्सॉर्प्शन किन चीज़ों की होती है? वाटर की, क्लोराइड्स की और यूरिया की। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि यूरिया की रीअब्सॉर्प्शन क्यों करवाई जा रही है, जबकि यूरिया तो एक वेस्ट मटेरियल है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि यूरिया जो है वो पैसिवली रीअब्सॉर्प्शन कर रहा है और ये भी इसलिए करवाई जाती है ताकि हमारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके अंदर ओस्मोरेगुलरिटी को मेंटेन किया जा सके। इसको भी हम आगे चल के डिटेल में देखेंगे। लास्ट हमारे पास जो स्टेप आ जाता है वो सिक्रीशन का है। सिक्रीशन का मतलब ये होता है कि हमारा जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है उसमें से किसी चीज़ को हम जो ल्यूमेन है उसके अंदर भेज दें। ये जो हमारे पास नेफ्रॉन मौजूद है, इस नेफ्रॉन के जो अंदर वाला सेक्शन है इसको क्या कहा जाता है? इसको ल्यूमेन कहते हैं। किसी भी ट्यूब के अंदर का जो खाली सेक्शन होता है उसको ल्यूमेन कहा जाता है, जहाँ से कोई फ्लूइड पास करता है। और ये जो हमारा नॉन सेलुलर एरिया है, यहाँ पे फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देते हैं। कोई भी चीज़ जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ल्यूमेन के अंदर जा रही है इसको हम कहते हैं कि इसकी सिक्रीशन हो रही है। और सिक्रीशन कौन से मटेरियल्स की किन जगहों से होती है उसको अगर हम देखें तो पोटासियम जो है ये सिक्रीट करवाया जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और कलेक्टिंग डक्ट से। बेसिकली जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो स्लाइटली परमिएबल होती हैं पोटासियम के लिए, इसलिए पोटासियम तकरीबन तमाम जगहों से मूव कर रहा है। जैसा कि यहाँ पे इस एरो में आप देख सकते हैं पोटासियम जो है उसकी सिक्रीशन हो रही है। सेकंड, अमोनिया जो है उसको सिक्रीट करवाया जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। और लास्ट में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन आयंस होते हैं जिनको सिक्रीट करवाया जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हाइड्रोजन आयंस जो हैं इनकी सिक्रीशन से हम जो हमारा यूरिन होता है उसकी पीएच को मेंटेन करते हैं।